Yes, good evening, good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई स्टार्ट करें। स्टार्ट करते जहां से कल छोड़ा था, फर्स्ट एड से, है ना। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। ठीक, तो फर्स्ट एड क्या है? इमीडिएट केयर है। फर्स्ट एड इज इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड या इल पर्सन बिफोर मेडिकल हेल्थ, है ना। कहीं पर कोई भी इंसान अगर, बस कर यार, फिर शुरू हो गए। है ना। तो फर्स्ट एड जो है, कहीं पर कोई भी इंसान इंजर्ड है, कोई भी इंसान प्रॉब्लम में है, कोई भी इंसान बीमार है, तो उसको सबसे पहले प्राथमिक उपचार मिले जब तक कि मेडिकल हेल्प ना मिल जाए, है ना। तब तक उसको फर्स्ट एड पे उसकी हेल्प करनी है, उसकी जान बचानी है, जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। इसके लिए प्राथमिक उपचार जरूरी है। उसके लिए 3P, 3P रूल पे काम होता है भाई। फर्स्ट एड का काम क्या है, उद्देश्य क्या है कि लाइफ को बचाना, जीवन को बचाना। ठीक है। प्रिवेंट वर्सनिंग, कोई भी स्थिति जो है वो स्थिति उससे ज्यादा और खराब ना होने पाए। पेशेंट की रिकवरी यानी पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करना, है ना। ये सारा मेन उद्देश्य होता है फर्स्ट एड का। ठीक है। फर्स्ट एड किट की बात करें, इस तरह की किट घरों में भी आप लोगों ने देखी होंगी, है ना। हर जगह रहती हैं फर्स्ट एड किट्स। तो इसमें क्या क्या रहता है बेसिकली भाई? बैंडेज और ड्रेसिंग, पट्टी और ड्रेसिंग की सामग्री रहेगी इन केस किसी को चोट लग जाए, कुछ भी एक्स वाई जेड, है ना। जिसमें एडेसिव बैंडेज, स्मॉल कट या स्क्रैप लग गया, स्टेराइल गॉज पैड्स होते हैं, है ना। रोलर बैंडेज, क्रेप बैंडेज है, सपोर्ट करने के लिए, कहीं किसी को चोट लग गई, मोच आ गई उसके लिए। ठीक। ट्राई एंगुलर बैंडेज होते हैं, कहीं स्लिंग आर्म इंजरी हो गई है तो ट्रायंगुलर बैंडेजेस रहते हैं। एडेसिव टेप रहते हैं कि जहां पे बैंडेज लगाए जाए उसको स्टिक करके उसी जगह इमोबिलाइज किया जा सके कि ताकि इधर उधर ना खिसके। एंटीसेप्टिक लिक्विड्स होते हैं। एंटीसेप्टिक लिक्विड में डेटॉल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेवलॉन, पोविडोन या आयोडीन, बीटाडीन, वुंड को, घाव को क्लीन करने के लिए और उसको एंटीसेप्टिक यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। एल्कोहल स्वैब होते हैं स्किन को क्लीन करने के लिए, जैसे इंजेक्शन के पहले स्प्रिट लगा के हल्का सा करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल स्वैब। ठीक है। डिस्टिल सलाइन वाटर होता है कि कहीं पर जैसे आंख वगैरह में कहीं घाव हो जाए तो उसमें डालने के लिए। हैंड सैनिटाइजर होते हैं, किसी भी काम को कहीं पर भी अगर करना है तो पहले हाथ को सैनिटाइज कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद बेसिक मेडिसिन कुछ होती हैं, सारी ओटीसी, है ना, ओवर द काउंटर। एनाल्जेसिक में पेन किलर में पैरासिटामोल, एस्प्रिन है। एंट एसिड में इंडाइजेशन या स्टमक अपसेट के लिए रहता है। ओआरएस रहता है ना। एंटी हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन जैसे सेट्राजिन रहता है। बर्न के ऑइंटमेंट रहते, कहीं कोई जल जाए तो सिल्वर सल्फा डायाजिन या बर्नॉल वगैरह रहता है। इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए तो सीजर रहता है बैंडेज को कट करने के लिए, है ना। ट्विजर्स रहते हैं, स्प्लिंटर्स या स्मॉल डिब्रीज कहीं पर हैं, कहीं घाव है तो उनको निकालने के लिए प्लकर टाइप होता है। डिस्पोजल ग्लव्स होते हैं काम करने के लिए। थर्मामीटर है, सेफ्टी पिन है, फ्लश लाइट या टॉर्च रहती है ताकि इमरजेंसी में अगर लो लाइट में भी आपको फर्स्ट एड करना पड़ रहा है तो वो आपको प्रॉपर दिखाई दे, है ना। फंडामेंटल फर्स्ट एड की अगर बात किया जाए, बेसिक फंडामेंटल, फर्स्ट 60 मिनट, शुरुआत के फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी व्हेन क्विक मेडिकल केयर गिव द हाईएस्ट चांस होते हैं सर्वाइवल के। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे जो हो, एक्स वाई जेड कितनी भी सीवियर कंडीशन हो जाए, है ना, जो शुरुआत के स्टार्टिंग 60 मिनट होते हैं, वो 60 मिनट पेशेंट की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 60 मिनट अगर पेशेंट को सही से फर्स्ट एड मिल जाए, राइट,
पेशेंट को अगर सही से शुरुआत में इलाज मिल जाए तो जीवन बचाने में अधिक आसानी होती है। इसके लिए एबीसी रूल होता है। एबीसी रूल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पेशेंट के आसपास भीड़ भाड़ न रहे ताकि आसानी से सांस ले सके, उसका एयरवे ओपन रहना चाहिए। ठीक है। ब्रीदिंग भाई पहले तो चेक करो, कहीं मुंह में तो कुछ नहीं, कहीं किसी का एक्सीडेंट सपोज करो, मुंह में तो नहीं कुछ घुस गया है ना। ब्रीदिंग आ रही है प्रॉपर कि नहीं आ रही है, ब्रीदिंग चेक कर लो। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन, पल्स फ्लो चेक कर लो, सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये एबीसी जरूरी, अगर इतनी चीज में ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पेशेंट को बचाना आसान हो जाता है। सबसे पहले मुंह चेक करो, एयरवे उसका ठीक है, कहीं कुछ चला तो नहीं गया है। ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, ब्रीदिंग चेक कर सकते हो आप, है ना। यहां पर ब्रीदिंग चेक हो जाएगी 2 उंगलियों से। ठीक है। सर्कुलेशन, पल्स चेक कर सकते हो, पल्स प्रॉपर है कि नहीं, अगर है तो फिर ठीक है। उसके बाद देखो, पेशेंट को अगर अटैक आया है तो सीपीआर देते हैं। क्या देते हैं? सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसेशन। क्या देते हैं? कार्डियो पल्मोनरी रेसिसेशन, है ना। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से यह कहा बताया गया, किसकी तरफ से? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। देखो जो सीपीआर देते हैं उसका भी अपना एक तरीका होता है। कहीं पर भी कोई अगर इमरजेंसी आ जाए, है ना, किसी पेशेंट को अटैक आ गया है, किसी को अगर शॉक लग गया है, तो उसका भी देखो एक पैटर्न होता है। सबसे पहले जो आपकी स्टर्नम है, ढूंढो उसको, है ना। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, और उसके बाद देखो अपने नी पे, घुटनों के बल आ जाओ। घुटनों के बल आने के बाद किस पॉइंट पे देना है? स्टर्नम। चेक करो 2 फिंगर से, 2 फिंगर से चेक करो, है ना, स्टर्नम की पोजीशन। और इसी जगह जहां पर आपका है, यहीं पर आप अपने हाथों को क्रॉस हैंड, है ना, लाइक दिस, इस तरह करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है यहां पर लगाते हैं। ठीक, ये वाला पोर्शन है वो यहां पर लगाते हैं। और उसके बाद खूब जल्दी जल्दी से, याद रहे हाथ आपके स्ट्रेट रहने वाले हैं। ठीक, हाथ आपके स्ट्रेट रहने वाले हैं, हाथ फोल्ड नहीं होंगे, इस तरीके से पंप नहीं करना है। ठीक है। नी के बल आना है, नी के बल आने के बाद हाथ को एकदम स्ट्रेट रखना है, और जो पूरी ताकत है वो शोल्डर पे ले आनी है। आपके शोल्डर का मूवमेंट होगा, किसका? शोल्डर, है ना। पूरा बॉडी देखो, कहीं पर भी हाथ फोल्ड नहीं हो रहा है। ठीक, बस कर यार, तुम लोग परेशान, मतलब पढ़ने पे ध्यान नहीं, एग्जाम कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, जो चीज समझाई जा रही है उस पर किसी का फोकस है ना। तो ये एक बेसिक तरीका होता है, और कोशिश क्या करनी है, यहां पर जो, यहां पर बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं लगा देने की, पूरे शरीर का लोड डाल दो। इसमें थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है तो ये जो आपकी रिप्स है ना, जो आपकी रिप्स हैं, ये रिप्स क्या होती, टूट जाती हैं, और टूट के लंग्स और हार्ट को पंचर कर देती हैं, इंसान की जान चली जाती है कई बार। इसीलिए हर किसी को नहीं, इसका एक अपना प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, अपना एक प्रॉपर तरीका होता है। 100 से 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार, कितना? 100 से 120 बार कम से कम पंप करना है। ठीक, लेकिन ध्यान रहे हाथ आपके स्ट्रेट रहेंगे ऐसे, राइट, हाथ स्ट्रेट ही रहेंगे। देखो हाथ में कोई भी झोल नहीं है, हाथ नहीं मुड़ रहा है कहीं पर भी। और यहां पर जो दबाव आएगा वो कितना आएगा? लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर। ये जो दबाएंगे आप नीचे, कितना? 5 से 6 सेंटीमीटर, या लगभग कह दो 2 इंच, अप्रोक्सीमेटली 2 इंच। इससे ज्यादा दबाओगे तो रिप्स टूट जाएंगी। और किस रेशियो में दबाना है? 30:2। 1 मिनट में लगभग 100 से 110 बार प्रेस करना है लगातार, है ना। और 30:2, 30:2 क्या है? 30 बार जल्दी जल्दी पंप करना है, और उसका 2 बार मुंह से ब्रीदिंग देनी है। ठीक, सेम वही बंदा दोनों काम करेगा। 30 बार, 30 टाइम्स प्रेस करेगा, और 2 बार मुंह से। तो इसमें क्या है ना, बड़ी ताकत लगती है, इसीलिए किसी दो लोगों को यहां पर होना चाहिए। एक थक जाए, इमीडिएट उसकी जगह दूसरा आ जाए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए। लगभग सीपीआर तब तक देते रहो जब तक कि पेशेंट कॉन्शियस ना होने लगे, है ना, जब तक पेशेंट कॉन्शियस ना हो जाए।
ठीक है, तो इस तरीके से लगभग 100 से 120 कंप्रेशन आपको देने हैं 1 मिनट में। देखो ध्यान से, इस तरीके से देखो, ये सिचुएशन होती है ना, इस तरीके से, ठीक। 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, है ना। नीचे कितना लेके आओगे, नीचे कितना लेके आओगे आप, 2 इंच, 2 इंच कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इस तरीके से फिर हर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। याद रहे 30:20, ये दोनों चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में कितने कंप्रेशन पर मिनट और किस रेशियो में होगा, तो रेशियो आपका कितना होना चाहिए, रेशियो आपका 30:2 रहेगा, ठीक। सीएबी रूल बोलते हैं इसको, मॉडर्न टेक्निक है सीपीआर की, है ना। सी फॉर कंप्रेशन, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, है ना। स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, सबसे पहले सीपीआर में कहां से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले सीपीआर में कंप्रेशन करते हैं, चेस्ट पे कंप्रेशन करते हैं 30 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ओपन एयरवे होना चाहिए और फिर ब्रीदिंग देते हैं, ब्रीद कराते हैं उसको कितना, 2 बार, यानी आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम कराते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीपीआर। स्टेप्स, सबसे पहले ब्रीदिंग चेक करो, चेक है तो 30 टाइम्स कंप्रेशन दो और 2 बार ब्रीदिंग दो, इसीलिए इस रेशियो को क्या बोलते हैं, 30:2, है ना। तब तक देना है जब तक एईडी ना मिल जाए। एईडी बोले तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, वो जो दिखाते हैं ना टीवी में कि इस तरह करके करंट दिया ऐसे ऐसे करके और फिर सीने पे लगाया, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर सीने पे लगाया, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, ठीक है। ठीक। तो ये देखो, ये प्रोसीजर है ना। रेसेशन में क्या करते हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशन अलाउड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ, है ना। कंटिन्यू रखना है कब तक, साइकिल 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। इफ देयर इज मोर देन 1 फर्स्ट एडर ऑन हैंड, चेंज एवरी 2 मिनट, एक इंसान 2 मिनट के अंदर थक जाता है। इस तरह से देखने में आसान लगता है, लेकिन जिस वक्त सीपीआर देते हैं आसान काम नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए, 2 मिनट के बाद दूसरा, क्यों, क्योंकि एक इंसान थकने ना पाए, है ना। कंटिन्यू अंटिल एम्बुलेंस अराइव, तब तक करते रहो जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, है ना। कैरी आउट 30 लगभग किस स्पीड से करनी है, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक। हंड्रेड से 120 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है। इस तरीके से ये करते रहना है। क्लियर है यहां तक पॉइंट, यहां तक क्लियर, बहुत जरूरी है भाई सीपीआर। अच्छा, बच्चों के केस में, है ना, 1 मिनट है, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा अनकंफर्ट लग रहा है, 1 मिनट में आया। तो बच्चों के केस में क्या करते हैं, बच्चों के केस में जो सीपीआर है वो एडल्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज है, यानी माइनर मॉडिफिकेशन है। प्रोसेस डिटेल बिलो है। बच्चों के केस में चाइल्ड 5 रेस्क्यू ब्रीथ बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर, ये फर्क है। देखो, जो बड़े लोग होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन से, शुरुआत करते हैं 30 कंप्रेशन और उसके बाद 2 ब्रीथ। लेकिन वहीं छोटे बच्चों की बात किया जाए तो उनको स्टार्ट करते हैं 5 रेस्क्यू ब्रीथ से। सबसे पहले 5 बार उनको रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं और फिर सीपीआर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्विच बैक टू 30
रेस्क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से इनका स्टार्ट करते। इफ अगर आप अकेले हैं तो आराम से। दूसरा, 1 साल से छोटा बच्चा, बेबी अंडर 1 ईयर ओल्ड, ओनली 2 फिंगर एडमिनिस्टर सीपीआर, सिर्फ 2 फिंगर से आपको सीपीआर देना है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का चेस्ट बहुत कमजोर होता है, रिब्स टूटने का डर रहता है ना। क्लियर? तो इस तरीके से। दूसरा, फिर और फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं, अगर कोई सवाल हो सीपीआर को लेकर तो पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ काम के, है ना। दूसरा, और फर्स्ट एड में अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाए, है ना, पॉइजनिंग हो जाए या बाइट्स, यानी जैसे स्नेक बाइट, किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर पैर में सांप ने काटा है तो उस पैर को इमोबिलाइज कर दो, है ना। सबसे पहले लोग घबरा जाते हैं। रिसर्च बताती है कि सांप के काटने, यानी सांप के, टू ब्रीद का मतलब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना, माउथ से आर्टिफिशियली ब्रीद कराना, मुंह से फूंकना, ताकि उसके जो लंग्स हैं उस लंग्स के अंदर हवा जा सके। ठीक है, ओके। लिम्स इमोबिलाइजेशन, ठीक, लिम्स इमोबिलाइजेशन, कीप इट बिलो हार्ट लेवल, और इसको हार्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। जहां पर सांप काटे कट नहीं लगाना, और पुराने जमाने की पिक्चरें देखकर मुंह से जहर को चूस के बाहर फेंक देना, उस तरीके से पता लगा सामने वाला बच गया तो वहीं मर गए। कितने मिनट तक सीपीआर देना रहता है? कितने मिनट तक यहाँ मरने वाला है? जब तक पेशेंट या तो सचेत अवस्था में ना आ जाए, या जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, है ना, कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए तुमको, तब तक देते रहो। ठीक है, बस कर यार, सारे डॉक्टर बन जाएगा क्या है? यहां पे भूल जाते हो तुम लोग, एमबीबीएस की क्लास नहीं चल रही है ना, कि कहाँ पे कितनी कौन सी दवाई बेस्ट होती है, कौन सी क्या देते हैं, है ना। और ना तो तुमको यहाँ पे पूरी तरह सीपीआर प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है। क्लियर? तो बेहतर है कि जो चीजें तुम्हारे एग्जाम में है ना, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, उसमें जो एग्जाम पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करो। ठीक, बाकी थोड़ी मेहनत और कर लो, और नीट क्वालिफाई कर लो, उसके बाद एमबीबीएस की क्लास में जाओगे, वहां तुमको सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है। संदीप सरकार आईसीयू का स्टाफ हो, बहुत बढ़िया फिर तो, है ना। खैर, स्नेक बाइट अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? कोशिश यही करना चाहिए, हाँ, कोशिश करना चाहिए कि जहां पर सांप ने काटा है उस पार्ट को इमोबिलाइज कर दो, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट ना हो सके। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से सारा जहर पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि सांप का जहर शरीर में फैलने से पहले लोग उसके डर से उनको अटैक आ जाता है और मर जाते हैं। जिन जिन को सांप वगैरह ने काटा है ना, या जो भी समस्याएं आई हैं, तो ये रिसर्च बताती है कि उसके जहर से आदमी बहुत कम मरे हैं, उस जहर के डर से ज्यादा लोग मर गए हैं। ठीक, और पैर को नीचे रखो ताकि हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई स्लो हो सके, है ना। और कट और सख्त तो बिल्कुल नहीं, पिक्चरों के हीरो मत बन जाना पुरानी पिक्चर में। इमोबिलाइज का मतलब देखो, इसलिए बेटा हिंदी में लिखा है यहां, प्रभावित अंग को स्थिर रखें, यानी इमोबिलाइज का मतलब उसको हिलाए डुलाए नहीं, उसको स्थिर कर दें। ठीक है, इसीलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों कर दिया है। सना का कहना, कुछ लोग कहते हैं उस अंग को काट देना चाहिए जहां सांप काटे, है ना। अब पता लगा किसी के यहां पे सांप ने काट लिया तो गर्दन काट दोगी, है। और किसी अंग को अगर काट दिया तो तुमको लगता है यहां काट दिया तो यहां की जो ब्लड वेसल्स हैं, पूरे शरीर का खून बहने में कितना समय लगेगा? पिक्चरों में लगता है कि तलवार से हाथ काट दिए और बंदा बच गया, सोच के देखो ना, सारा का सारा खून तो बह जाएगा। सुना है तुमने? अच्छा भाई, है ना, गलत सुना है।
चलो खैर, है ना। तो स्नेक बाइट इमोबिलाइज करो और वेट करो डॉक्टर का, ठीक है। फिर डॉग बाइट, अगर कुत्ता काट ले तो क्या करना है, सबसे पहले साबुन लगाओ उस जगह पे, साबुन से खूब अच्छे तरीके से धुल लो, साबुन से खूब अच्छे तरीके से धुल लो, और रनिंग वाटर में कम से कम 15 मिनट तक, कम से कम रनिंग वाटर में 15 मिनट तक उस घाव को रहने दो, ताकि वहां का जो भी जर्म्स है उसका वो निकल सके बाहर, है ना। इससे क्या होगा, रेबीज फैलने का जो खतरा है वो कम हो जाता है, ठीक है। रेबीज फैलने का खतरा कम हो जाता है, ठीक। फर्स्ट एड यहां पे देखो इलाज नहीं बताया जा रहा है, फर्स्ट एड बताया जा रहा है कि प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हो। बाकी अगर ज्यादा कुछ जानना, हमने कहा ना, थोड़ा एफर्ट लगाओ, नीट की तैयारी और एमबीबीएस कर लो, सब कुछ बताया जाएगा। संदीप का कहना है पॉइजन निकाला जा सकता है। हाँ, तो पुराने पिक्चरों में हीरो लोग, भाई पता चला किसी को किया और फिर वो जो है चूस चूस के खून निकाल दिए, निकाल दो। बस 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 बस, बहुत सलाह हो गई तुम लोगों की है, अब बंद कर दो, बंद 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 बंद, है ना। ब्लीडिंग, अगर किसी को ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो फिर प्राथमिक उपचार में जहां से ब्लड निकल रहा है उस पोर्शन पे प्रेशर अप्लाई करो, ताकि उस जगह खून का बहना, सपोज करो यहां पे कट लग गया, है ना, यहां पे कट लग गया, या यहां पे कट लग गया, है ना, यहां पे कट लग गया, जिस जगह पर भी कट लग जाता है उस जगह को दूसरे हाथ से खूब प्रेशर से दबाओ, ताकि खून का बहना रुक जाए। होता क्या है कि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनका काम है ब्लड को क्लॉट करना, लेकिन क्लॉट तब कर पाएंगे जब वहां पे उनको रुकने का मौका मिलेगा। अगर ब्लड फ्लो तेज है तो क्लॉटिंग फैक्टर भी साथ साथ में बह जाएंगे। तो वहां पे अप्लाई करने के बाद, प्रेशर अप्लाई करने के बाद देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद खून रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनको काम करने का मौका मिल जाता है ना। तो दबाव डालिए और उस पोर्शन को कोशिश करो ऊपर उठा दो, ऊपर उठा दो, इंजर्ड पार्ट को ऊंचा रखो, है ना, ऊंचा रखो, ताकि ब्लड वहां तक कम से कम पहुंच पाए, ठीक है। उसके बाद कपड़े या बैंडेज को अप्लाई करो, क्लीन कपड़ा या बैंडेज को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुके, और ब्लड को रोक के ही हॉस्पिटल पहुंच जाओ। जरूरत हो तो स्टिचेस लगा दिए जाएंगे, नहीं तो टाइट करके बैंडेज बांध दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे याद रहे, यहां ट्रीटमेंट नहीं है, यहां पर किसी चीज का ट्रीटमेंट तुम्हारे टॉपिक में नहीं बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार की अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट जल जाए तो क्या करना है, जल जाए या जल रहा है तो सबसे पहले तो आग से उस बंदे को निकालो, है ना। जैसे बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई तो भागना नहीं है, भागना नहीं है मींस उसको रोक देना है। उसके बाद क्या करना है, उसको नीचे गिरा देना है, नीचे गिरा देना है, और नीचे गिराने के बाद खुद भी रोल करके, जैसे होता ना, कौन सा, जैसे छिपकली वाली जो चाल होती है, उसके दोनों हाथों को बांध लो। अगर वो बेहोश हो गया है नीचे गिरा के, उसके दोनों हाथों को बांध दो ऐसे करके, राइट, और उन हाथों को अपने गले में ऐसे पहन लो, ठीक। और उसके बाद रोल करते 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 कोशिश करो नीचे आने की। कभी भी लोग क्या करते हैं, भगदड़ में हमेशा ऊपर भागते हैं, और आग का जो काम है, आग का काम भी ऊपर भागना है ना। आग भी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि भाई जहां पे ऑक्सीजन लो देखो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, जहां पे जल रही होती वहां की ऑक्सीजन खत्म हो जाती तो वो ऑक्सीजन की चाहत में ऊपर जाती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती ना। तो इसीलिए धुआं, और भाई चाहे जितना धुआं हो, तुम नीचे लेट के देखोगे तुम्हें सब दिखेगा भी, और आराम से तुम बच के निकल भी आओगे। तो रोल करके जो है आपको नीचे की तरफ आना है, कभी भी आग में ऊपर नहीं भागना है ना। पर्सन कोई भी फायर में है, उसके बाद कूल द बर्न, जहां पे जला हुआ है ना, कोल्ड वाटर में उसको नहीं डालना है। याद रहे, कोल्ड वाटर में लोग बर्फ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे ना। जो तुम्हारा सिंपल टैप वाटर है, जो रनिंग वाटर है ना, जिस जगह पर आप जले हो, सिंपल रनिंग वाटर को 10 से 20 मिनट तक उसको वहीं पर रखो,
नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने दो, है ना। दिस स्टॉप द कुकिंग द डीपर टिश्यू। इससे क्या होगा, इससे वो जो जलन है वो अंदर के टिश्यू तक नहीं पहुंचने पाएगी, समझे। 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल टैप वाटर में। लोग क्या करिए, कोलगेट लगाए लो, है ना, उसके बाद बर्फ लगाए लो, जहां लगाया बर्फ वही फफोले पड़ जाएंगे। सिंपली भी कम से कम 10 से 20 मिनट तक की वो नॉर्मल हो जाए। ताकि देखो जलन कब होती है, जब तक जलन होगी इट मींस वो नीचे के टिश्यू को डैमेज करता हुआ जा रहा है। जो तुम्हारे देखो दर्द, जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं वहां की स्किन तो डेड हो चुकी है, वहां सेंसर बचे नहीं, तो वहां तो दर्द होने वाला ही नहीं है। वहां की स्किन को नोच के फेंक दो। दर्द कब हो रहा है, दर्द हो रहा है इट मींस वो अभी भी डैमेज कर रहा है नीचे वाले हेल्दी टिश्यूज को। तो इसीलिए 10 से 20 मिनट तक उसको नॉर्मली ठंडा करने दो, ठीक है। उसके बाद जेंटली उसने कोई जो पेशेंट है 10-20 मिनट तक पानी में ठंडे नॉर्मल पानी में रखो। उसके बाद अगर उसने रिंग पहनी है, वॉच पहनी है ना, कुछ भी पहना हुआ कोई टाइट कपड़ा, तो उसको निकालने की कोशिश करो, क्योंकि भाई जला है तो स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होने के बाद उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसको सिंपल स्टेराइल कपड़े से आसानी से ढक दो, ताकि और अच्छे से बैंडेज कर दो, प्लास्टिक रैप कर दो, ताकि कोई इन्फेक्शन ना लगने पाए, है ना, इन्फेक्शन ना लगने पाए, ठीक है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, डू नॉट यूज आइस। आइस का इस्तेमाल नहीं करना है उस जगहों पर, राइट। डू नॉट अप्लाई बटर ऑयल टूथपेस्ट। बहुत लोग बताते हैं भाई, है ना, क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को ये रील ने डॉक्टर बना दिया है। ठीक, किसी ने बताया बटर लगा लो, किसी ने बताया ऑयल लगा लो, किसी ने बताया टूथपेस्ट लगा लो, कोई जलता है तो सब अप्लाई कर डालते हैं और फायदा कोई नहीं होता, है ना। ठीक, इससे क्या होती, हीट इनसे ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकलने पाती। ये लगाने से हीट उसी जगह ट्रैप हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से जो अंदर के टिश्यूज हैं वो और ज्यादा डैमेज करते चले जाना है, ठीक है। कभी भी ब्लिस्टर फफोला पड़ जाए तो उसको फोड़ना नहीं है ना। नेचुरल स्टेराइल बैंडेज से उसको बांध देना है, उसको नेचुरली ब्रेक होने दो। क्लॉथिंग अगर स्टक हो जाए बर्न में तो आसानी से उसको नॉर्मली रिमूव नहीं करना है, बहुत सारी स्किन लेके आ जाएगी। सॉल्ट विद वाटर भी बोलते हैं, जले पे नमक छिड़कना बोलते हैं। भाई उपासना तुम्हारी बात को छिड़क के देखो, जले पे नमक है। अगर किसी को बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो सबसे पहले कोशिश करो पावर स्विच ऑफ कर दो, है ना। उसके बाद जो भी है सामने वाला उसको डायरेक्टली टच नहीं करना है। कोई भी लकड़ी का ऑब्जेक्ट है उससे पीट दो उसको, ताकि वो निकल आवे, है ना। मीन्स उसको छूना नहीं है। कंडीशन चाहे कोई जितना लविंग हो, चाहे जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसी के साथ साथ तुम्हारा भी जय जय राधे हो जाएगा, है ना। अगर कोई फ्रैक्चर हो गया, है ना, किसी की हड्डी टूट गई, तो क्या करोगे, उस जगह उस हड्डी को क्या है जोड़ने की कोशिश ना करो, जैसे है उसको हिलने मत दो, ठीक है। कोशिश करो पट्टी बांध दो टाइट करके, ताकि मूवमेंट ना होने पाए। मूवमेंट होगा तो चीजें, वो जो टूटी हुई हड्डी है वो अगल बगल के टिश्यू को और डैमेज। हाँ, डंडे से पीटना चाहिए। जैसे वो बढ़िया सा आम लगा होता है तो आम पीटते हैं ना हम लोग, वैसे ही पीट डालो तब तक जब तक कि बिजली का करंट उसको छोड़ ना दे, राइट। उसके बाद अगर किसी को हीट स्ट्रोक जैसे लू लग जाए, आने वाले समय में लगना ही है ना, तो क्या करना है, सबसे पहले उस इंसान को ठंडी जगह पे बिठाओ, है ना, कूल प्लेस पे। कोल्ड पे नहीं, याद रखना, एसी में मत बिठाना, कूल प्लेस पे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी बॉडी में फ्लूइड जाए, है ना, इलेक्ट्रॉल वगैरह हो तो बहुत अच्छा है। फ्लूइड में जब भी बात फ्लूइड की होगी तो पानी प्लस इलेक्ट्रोलाइट दोनों की बात होती है ना, दिया जाए। और कोल्ड कंप्रेस यानी ठंडे कपड़े से बॉडी को उसकी पोछा जाए, ठीक है। हीट स्ट्रोक में ये फर्स्ट एड करना है आपको। कभी डायबिटीज इमरजेंसी हो जाए, डायबिटीज इमरजेंसी में क्या होता है, यूजुअल केस में, है ना, ये कहां से आ गया, डायबिटीज की इमरजेंसी हो गई तो उस केस में क्या करोगे भाई। डायबिटीज में क्या होता है, कई बार पेशेंट लोग जो ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, है ना, हम शुगर नहीं खाएंगे, राइट। कई बार प्रिकॉशन ऐसा हो जाता है ना लेने की वजह से शुगर उनके शरीर में
जहां हाइपरग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो हाइपोग्लाइसीमिक हो गए। हाइपोग्लाइसीमिक, अगर 1.5 से 2 मिनट तक दिमाग को तुम्हारे ग्लूकोज नहीं मिला तो दिमाग एनर्जी नहीं बना पाएगा, एनर्जी नहीं बना पाएगा तो पेशेंट तुरंत बेहोश हो जाएगा। तो जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको अपने जेब में ग्लूकॉन डी जरूर रखना चाहिए। जैसे ही उनको चक्कर आने लगे इमीडिएटली चेक बाद में करो कि बढ़ा है कि घटा है, सबसे पहले थोड़ा सा शुगर, और नहीं ग्लूकॉन डी रख सकते तो जो गुड़ होता है ना, गुड़ को रखना चाहिए, तुरंत मुंह में डाल लो, टॉफी की तरह चूस लो, देखो ठीक हो जाएगा ना। तो मरीज को तुरंत चीनी या ग्लूकोज दें। अब तो बड़ा मॉडर्न लोग हो गए हैं, पहले जिन लोगों को डायबिटीज बहुत कम लोगों को होती थी, लोग साइकिल से चलते थे, जिनको होती थी उनके झोले में ग्लूकॉन डी रखने के साथ साथ एक चिट्ठी रख दी जाती थी कि इस पेशेंट को शुगर की बीमारी है, अगर कहीं ये बेहोश मिले और किसी को ये चिट्ठी मिल गई तो तुरंत ही गिलास में पानी डाल के शुगर इनको पिला दो, पेशेंट को होश आ जाता था। अगर समय पे पहुंच गया तो बच गया। अगर पेशेंट को शॉक लग गया है ना, पेशेंट को शॉक लग गया है, सिर में चोट लग गई है या कुछ और है ना, तो अगर किसी भी तरीके से बेहोश हो गया है तो उस कंडीशन में पेशेंट को सीधा लिटा दो, है ना, और सीधा लिटाने के बाद पैरों को थोड़ा सा ऊपर कर दो। उससे क्या होगा कि जो भी ब्लड सप्लाई है वो आपके हार्ट की तरफ आ जाएगी, और नॉर्मल सीपीआर स्टार्ट कर दो देना, नॉर्मल सीपीआर स्टार्ट कर दो देना, ठीक है। पेशेंट के पैर ऊंचाई पे रख के, ठीक। अब ऊंचाई पे रखने का मतलब ऐसा मत करना कि पैर में रस्सी बांध के पेशेंट है उल्टा कर दो, है कि कहोगे कि ऐसा थोड़ा ऊंचे में रखेंगे तो होश बाद में आएगा। एक काम करते हैं, पैर उल्टा ही लटका देते हैं तो जल्दी होश आ जाएगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक। चोकिंग में, चोक में जैसे सपोज करो किसी के मुंह में कुछ ऐसा चला गया कि जो है जो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट चला गया है ना, तो एयरवे जो है वो चोक हो गया है, वहां से सांस नहीं ली जा रही है। बंद कर दें यार, तुम लोग सलाह ज्यादा देते हो ना, अक्लमंद ज्यादा हो, ठीक है। ठीक, चोकिंग मतलब घुटन होना। चोकिंग अकर्स व्हेन द फॉरेन ऑब्जेक्ट, जैसे फूड है, स्मॉल आइटम है, ब्लॉक कर दिया उसने किसको, एयरवे को, जिससे ब्रीदिंग नॉर्मली नहीं हो पा रही है, ठीक। सिम्टम क्या है, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, है ना, क्लचिंग थ्रोट हो गया है, मींस यहाँ पे साइनोसिस हो रही है। साइनोसिस मतलब ब्लू लिप्स हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब प्रॉपर पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है किसको, हीमोग्लोबिन की। ऑक्सीजन ना हो पाने की वजह से इस्चीमिया हो जाएगा, और ना हो पाने की वजह से क्या है, होंठ जो है पीले पड़ने, नीले पड़ने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, साइनोसिस, है ना। साइनोसिस जैसी समस्या आ जाती है। तो ये हुआ किसकी वजह से, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो एयरवे को ब्लॉक कर रहा है। इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना है, पीछे से पकड़ना है ना, ऐसे कमर से पकड़ना है, और कमर से पकड़ के मुट्ठी को ऐसे बांधना है, मुट्ठी को ऐसे बांध के इस नेवल के ऊपर तेजी से पकड़ना, और ऊपर से दूसरे हाथ को, और तेजी से दबाना है, आगे की तरफ को झुका के तेजी से दबाना है, जिससे होगा क्या, नॉर्मली मुंह के बाहर जो भी फंसा हुआ है वो जैसे नीचे से प्रेशर पड़ेगा ना, नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो मुंह के रास्ते से वो चीज बाहर आ जाएगी। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को हेल्मिच मैन्यूवर बोलते हैं। व्यक्ति को पीछे से खड़े होकर कमर से पकड़े, मुट्ठी बनाकर नेवल के ऊपर रखें, दूसरे हाथ को उसके ऊपर पकड़ ले, बिल्कुल इसी पोजीशन पे, तेजी से अंदर और ऊपर की तरफ दबाएं, ठीक है, जिससे वस्तु, और ये तब तक जब तक निकल ना जाए तब तक ये दोहराते रहें इस तरीके से, राइट। ये जब कोई ऑब्जेक्ट, याद रहे ट्रीटमेंट नहीं, यहां पे हमेशा याद रखो बात फर्स्ट एड की हो रही है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट और हेल्थ, यानी पर्यावरण और स्वास्थ्य, ठीक है। पर्यावरण और स्वास्थ्य, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर टाइप ऑफ नॉर्मल पोल्यूशन की बात किया जाए तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना, सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन। जंग का माहौल है, विश्व युद्ध चालू है, हो ही गया है विश्व युद्ध चालू, है ना। जो देश बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। शहरों में देखो इसकी भनक पड़ गई है,
देखा होगा तुम लोगों ने, डीजल पेट्रोल, अभी एलपीजी की मारामारी थी, अब डीजल पेट्रोल की भी हो गई है। कई लोग होंगे शहर में, उन लोगों को अंदाजा भी लग गया होगा। ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, अच्छा समस्या क्या है ना कि सरकार कोई चीज बताती नहीं है, पहले से बताए तो लोग आगाह भी हो जाए, इकट्ठे आके बता देंगे बंद आज से सब कुछ, मरता क्या ना करता है, पहले से प्रिपरेशन। भाई कोई इमरजेंसी आ रही है तो पहले से आगाह तो करो उसकी। भाई इसीलिए भाई क्या होता है कि भाई पब्लिक नेता चुनती है, इसीलिए कि भाई इमरजेंसी में आप उसकी तैयारी रखो, ये थोड़ी है कि सबको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। खैर, इन्वायरमेंटल हेल्थ है ना, ये भी पब्लिक हेल्थ का ही पॉइंट है, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और सोशल सारे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग के लिए निर्भर करते हैं, है ना। पॉजिटिव इफेक्ट की बात किया जाए, पॉजिटिव इफेक्ट में शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध वाटर और प्रॉपर हाइजीन, है ना, मींस गुड हेल्थ बोलते हैं इसको। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और स्वच्छता मिल रही है तो स्वस्थ, है ना। निगेटिव में अगर पोल्यूशन मिल रहा है, वेस्ट मिल रहा है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन मिल रहा है, इट मींस बीमारी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट अगर ऐसा है तो हेल्थ अच्छी रहेगी, अगर इन्वायरमेंट ऐसा है तो हेल्थ जो क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड की बात करें, जैसे वाटर पोल्यूशन, सिंपल पढ़ा है तुम लोगों ने पोल्यूशन, है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स में लेड, आर्सेनिक, मरकरी, बहुत सारे। ठीक है, इफेक्ट में कॉलरा हो जाएगा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और डायबिटीज जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बचने का उपाय, पानी को बॉयल करके पियो, फिल्टर करके पियो, क्लोरिनेशन कर दो, ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने में मदद करता है। एयर पोल्यूशन कहां से, व्हीकल इंडस्ट्री, स्मोक इफेक्ट, है ना, स्मोक वगैरह, इसका प्रभाव कहां तक पड़ेगा, प्रभाव ये पड़ेगा भाई, अगर हवा पॉल्यूटेड हो गई तो सांस लेने में दिक्कत, पेशेंट को अस्थमा हो सकता है ना, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, यानी ब्रोंकाई जो सांस की पाइपलाइन है उनमें इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है। बचोगे कैसे, बचोगे प्लांटेशन करके, है ना, पेड़ बचा सकते हैं आपको पॉल्यूशन से, जो हमारे यहाँ बच नहीं रहे, है ना। ठीक है, मास्क लगा के यूज, मास्क लगा के चलो, क्या क्लीन फ्यूल होना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करो, जैसे कोविड में किया था। अगर मिट्टी पॉल्यूटेड हो गई, किससे होती है, जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से, प्लास्टिक्स यूज करने से। होगा क्या, जो भी खाना उस मिट्टी में पैदा होगा वो कैसा रहेगा, कंटामिनेटेड रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा आप अपने खेत में उगा के खा रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो कैसा है, कंटामिनेटेड है। नॉइस पोल्यूशन की बात किया जाए, नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट क्या होगा, सुनाई कम देगा, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, हाइपर टेंशन जैसी समस्याएं आएंगी, है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देखो दो चीजें हैं, एक बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, जैसे किचन का वेस्ट है वो डिग्रेड हो जाता है हफ्ते भर में। कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक हो गया, सैकड़ों साल लग जाते हैं और प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है, तो ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये ज्यादा खतरनाक होता है। मेथड में 3R है, सब भाई इस पोल्यूशन को कम करने के लिए 3R पे काम करना चाहिए। ऐसी चीजें यूज करना जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, इनको कम करो, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो जो दोबारा यूज हो जाए या फिर रिसाइकल हो सके, है ना। रीयूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, है ना, इस मेथड से हम सारे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, जो भी कचरा निकलता है, जो भी वेस्ट निकलता है, लैंडफिल्स, जमीन के अंदर गड्ढा करके डाल सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, है ना, 1000-1200 डिग्री सेल्सियस पे उसको जला देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसनरेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान। इन्वायरमेंट से हेल्थ की प्रॉब्लम देखो, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न वेक्टर, सॉरी वेक्टर बॉर्न डिजीज, है ना भाई, वेक्टर बॉर्न डिजीज में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब कैसी हैं, ये डायरेक्टली नहीं, कोई ना कोई वेक्टर के थ्रू आती हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात किया जाए, ये कैसे आएंगी, दूषित पानी या दूषित फूड से, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड से। सरफेस इन्फेक्शन, त्वचा का रोग, घाव, फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। हाउसिंग प्रॉब्लम, आवासीय समस्या, ओवर क्राउडिंग, अगर ओवर क्राउडिंग हुई तो किसी एक को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जैसे टीबी, कोविड, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक का, तो ओवर क्राउडिंग जब होगी भीड़ भाड़ वाले एरिया में,
ऐसे रोग जो होते हैं, टीबी है या कोई रेस्पिरेटरी रोग है, ये रोग अनियंत्रित हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। ठीक है भाई, सिंपल है कि कोई अनइन्फेक्टेड हेल्दी मॉस्किटो है ना, हेल्दी मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो ने इसको इन्फेक्टेड कर दिया, बाइट एन इन्फेक्टेड ह्यूमन, ये ह्यूमन है ना, ये मच्छर कैसा था, ये मच्छर बढ़िया फर्स्ट क्लास अपना जीवन जी रहा था, ठीक है, लेकिन इस मच्छर ने इस इंसान को काट लिया, जो इंसान ऑलरेडी कैसा है, इन्फेक्टेड है। ठीक, तो अब ये कैसा हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया। अब ये मच्छर जिसको काटेगा वो इंसान इन्फेक्टेड हो जाएगा और इस तरीके से वेक्टर बॉर्न डिजीज आगे बढ़ती चली जाती है या इस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या कर सकते हो, बचाव क्या कर सकते हो, बचाव है हाइजीन, है ना, मेन बचाव सैनिटाइजेशन। ठीक है, यूज टॉयलेट्स जिनका उपयोग लोग बहुत कम करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना, पानी को टाइम टाइम पे फिल्ट्रेशन करना, यूवी से गुजारना जिससे बैक्टीरिया हार्मफुल मर जाए, क्लोरिनेशन, वेक्टर का कंट्रोल जैसे मॉस्किटो नेट और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना, फूड को हाइजीन, क्लीन फूड, प्रॉपर स्टोरेज, है ना, पर्सनल हाइजीन रखना जैसे हैंड वॉश करना और रोज नहाना। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, है ना, जो कि पूरी तरह से फेल है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स वगैरह जिसमें टीबी वगैरह, मलेरिया वगैरह, इन सबको इरेडिकेट करने का प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल टाइप का इन्वायरमेंट, है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट में आपका एटमॉस्फेयर है जहां पे हवा वगैरह है, सारी गैसेस हैं, फिर हाइड्रोस्फीयर है जहां पर पानी है, लिथोस्फीयर है जो कहां पे, स्थल मंडल जहां पर क्या है, जमीन है। ठीक, बायोलॉजिकल वो इन्वायरमेंट जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे और हम लोग रहते हैं। सोशल इन्वायरमेंट में मीन्स कल्चर और कस्टम्स की बात की जाती है। कंपोनेंट जैसे एटमॉस्फेयर की बात की गई, ध्यान रखना इस चीज को हम बात करते हैं, एटमॉस्फेयर यहां से डिटेल में थोड़ा, एटमॉस्फेयर है आपका, वहां पे देखो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में बाकी की गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑर्गन और अदर गैसेस हैं। ठीक है, ये तुम्हारा इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर में कई सारी अर्थ की लेयर्स होती हैं जैसे ट्रोफोस्फीयर जहां पर वेदर चेंज होता रहता है, क्या, ट्रोफोस्फीयर, ये देखो ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा लगभग 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक, है ना, जहां पे तुम्हारे प्लेन वगैरह जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोस्फीयर, यहां पर वेदर चेंज, सर्दी गर्मी बरसात होता रहता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर जहां पर आपकी ओजोन लेयर है, ये तुम्हारी स्ट्रेटोस्फीयर है ना, ये लगभग 11 से 50 किलोमीटर की रेंज, है ना, तक रहता है। उसके बाद मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सारी ऊपर की लेयर्स होती हैं। मेन हमारी ट्रोफोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस स्फीयर में है, तो किस स्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये वायुमंडल को घेरने वाली गैसेस हैं तुम्हारी। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर की बात करो जिसको हम जल मंडल बोलते हैं, है ना, इंक्लूड वाटर बॉडीज, है ना, ओशियन में भाई जल मंडल में सिर्फ पानी ही नहीं, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी यहाँ पे कवर किया जाता है। समुद्र हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ग्राउंड वाटर, इन सब चीजों को। लगभग 71% अर्थ में लगभग 71% क्या है, कवर करके रखता है अर्थ सरफेस को पानी। ठीक है, जिसमें से जो 97% पानी है वो किसके पास है, वो है समुद्र में। सिर्फ 3% पानी है जो पीने लायक है। कितना, 3% है जो पीने लायक है। वाटर साइकिल में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन जैसे काम होते रहते हैं। ठीक, भाई सिंपल सी बात है, भाई पानी का कलेक्शन ग्राउंड वाटर पे, है ना, ऊपर से धूप पड़ी तो इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन होता है यानी बादल बनते हैं और फिर ये बादल गिरते हैं बारिश के तौर पर, जिसको हम प्रेसिपिटेशन नाम देते हैं, और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। फिर लिथोस्फीयर की बात किया जाए तो लिथोस्फीयर का मतलब थल मंडल हो गया, जो हमारी जमीन हो गई। ठीक है, लगभग जमीन से लेके 2900 जो हमारा टॉप है
उससे लेके 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक तुम्हारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आउटर कोर आता है, फिर इनर कोर आता है, फिर सेंटर कोर आता है तुम्हारी अर्थ का। तो बस ध्यान रखो, जो लिथोस्फीयर है, सॉलिड आउटर अर्थ का क्रस्ट है, यानी क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। इसमें भाई जमीन मिट्टी है, रॉक्स हैं यानी पत्थर है, और मिनरल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा लिथोस्फीयर। उसके बाद बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर मतलब जहां पर लाइफ पॉसिबल है, वो जोन होता है जहां प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ संभव हो सकती है। ठीक है, इंक्लूड इंटरेक्शन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सबको मिलके यहां पर थ्रेट्स में क्या है, पॉल्यूशन हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट आता है, अगला दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी में। अब यहां पर हम पढ़ेंगे क्या क्या, यहीं पर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, है ना, प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे, यहीं पर हम यूकैरियोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, यानी यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक, प्लस ग्राम निगेटिव से लेके ग्राम पॉजिटिव तक। बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, फंगस के बारे में देखेंगे, वायरस के बारे में देखेंगे, उनकी स्टेनिंग के बारे में देखेंगे, प्लस उनकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, यानी सूक्ष्म जीवों की स्टडी के बारे में यहां पर बात करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम कल। ठीक है, आई होप कि जितनी चीजें समझाई गई, बताई गई, ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। कल भाई, कल क्या है, फ्राइडे है ना, फ्राइडे और सैटरडे नॉन फार्मा की क्लास होती है। ठीक, तो कल और परसों नॉन फार्मा की क्लास है। मंडे से हमारा माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मंडे से माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो पढ़ते रहो। हो सकता है अगले हफ्ते से गला काफी हद तक ठीक हो गया है। यस हरविंदर, हो सकता है संडे को तुम्हारी स्पेशल क्लास इंग्लिश की लगवा दी जाए, है ना। गला काफी हद तक ठीक है, हो सकता है अगले हफ्ते से तुम्हारी जो है एक क्लास एडिशनली और शुरू कर दी जाए। ठीक, तो एक क्लास और मिल जाएगी तुमको, तो काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। यस आंचल मैम की क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगी, हो सकता है कहो कल ही मैम की क्लास हो जाए, है ना। वर्तिका मैम की क्लास कहो कल ही हो जाए। हिमांशु बेटा, मैंने वीडियो बना के बताया तो है कि भाई ईडब्ल्यूएस एक्टिव हो गया है। ठीक है, वर्तिका मैम की क्लास कल या परसों में हो सकता है। काढ़ा पिए तो आराम मिलेगा सना, बहुत काढ़ा पिए। चलो भाई, मिलते हैं, बाय बाय।